So we'll go ahead with next topic today. So we'll start off with potential energy of a dipole in an external uniform electric field. तो हमने अब तक potential energy के सारे cases देखे. We have found out what is the potential energy of a system of two charges. We have seen what is the potential energy of a system of n-point charges. We have seen what is the potential energy of a single point charge in an external uniform electric field. फिर हमने देखा था व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस इन एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. फिर हमने देखा था व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ, इफ यू रिमेंबर, याद है, सिंगल पॉइंट चार्ज हो गया ना एक्सटर्नल फील्ड में, टू चार्जेस का भी हो गया. तो अभी जो अगला टॉपिक है वही पेंडिंग रह गया, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. तो पोटेंशियल एनर्जी of a dipole in an external field. So in an external field, and by the way जब भी यहाँ पे मैं external field बोल रहा हूँ तो I mean that the field is uniform. तो हमारे पास एक यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें हमारे पास एक डाइपोल है, हमको उस डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव करना है. तो एज यू रिमेंबर, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, यू यूज सेट ऑफ पैरेलल वेक्टर्स. तो हमारे पास एक रीजन ऑफ स्पेस था, यहाँ पे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, एंड ऑफ कोर्स यू मस्ट रिमेंबर इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. ऐसे होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज, विच मीन्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. इस एक्सटर्नल फील्ड में हमारे पास एक डाइपोल है, तो आई विल जस्ट शो डाइपोल हियर. And as you know, dipole has equal positive and negative charges separated by finite distance. तो ये center of dipole हो गया. Let us say ये charge है -q, which is located at some point, maybe let us say A point. हमारे पास एक दूसरा charge है +q, which is located at some point B. तो ये हमारे पास एक dipole है, which is in an external uniform electric field. जो initial angle, and by the way एंगल यहाँ पे जब तुम बात करते हो तो यू टॉक अबाउट एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. तो डू यू रिमेंबर व्हाट वाज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P equal to Q into 2L. It was a vector quantity. Direction was from negative to positive. तो ये है डायरेक्शन किसका? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का, और ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का. तो इन दोनों में जो एंगल है इसको हम लोग बोलते हैं थीटा. तो इनिशियल एंगल, थोड़ा कंफ्यूजन होगा इसलिए ध्यान दो, इनिशियल एंगल इज थीटा. इनिशियल एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज थीटा. एंड ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज पे एक फोर्स लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, F इक्वल टू Q इंटू ई. सिमिलरली नेगेटिव चार्ज पे भी एक फोर्स एक्ट होगा इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, which is F equal to -Q into E. तो जब तुम्हारे पास दो इक्वल बट अपोजिट फोर्सेस हो एक्टिंग एट टू डिफरेंट पॉइंट्स, तो एक टॉर्क एक्ट होता है. टॉर्क क्या करता है? रोटेट करता है, करेक्ट. तो टॉर्क क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है. किसको रोटेट कर रहा है? डाइपोल को. और अगर आपको याद होगा, हमने टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल इन एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका डेरिवेशन हमने 11th स्टैंडर्ड के सिलेबस में देखा था. एंड एडिशनली द फर्स्ट लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ 12th रिवीजन लेक्चर, उसमें हमने डिराइव किया था टॉर्क का फॉर्मूला था, इफ यू रिमेंबर, PE sin थीटा, वेयर P is electric dipole moment, E is magnitude of electric field, and theta is the angle between P and E. Rather clear? Now because of this torque, तो अभी मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ. अब सिर्फ इस पर ध्यान दो. ये तीन चीज़ें, ये डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है. नंबर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, नंबर 2 दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. नाउ बिकॉज ऑफ टॉर्क की वजह से क्या होगा? ये डाइपोल रोटेट होगा. तो बिकॉज ऑफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल रोटेट्स, और रोटेशन की वजह से रोटेशन क्लॉकवाइज होगा ना. क्यों? क्योंकि लुक, ये जो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स है वो टू द राइट है और नेगेटिव पे टू द लेफ्ट है.
तो ये दोनों फोर्सेस मिलके जो टॉर्क लगा रहे हैं, जिसको तुम मोमेंट ऑफ कपल बोलते हो, वो क्या करेगा, इसको रोटेट करेगा इन विच डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये उसका न्यू लोकेशन हो गया। रोटेशन के बाद आफ्टर बीइंग रोटेटेड, now the dipole is aligned at an angle theta 0 with respect to electric field। ये जहाँ तक ये जो टॉर्क एक्ट हो रहा था, किस पे एक्ट हो रहा था, डाइपोल पे। वो क्यों हो रहा था, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ तक क्लियर। हमको क्या करना है ना, हमको इसको वापस से अपनी जगह पे लेके जाना है। तो व्हाट यू वांट टू डू इज, तुमको इस डाइपोल को इसके ओरिजिनल ओरिएंटेशन पे वापस लेके जाना है। तो क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, व्हाट यू डू। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है, टॉर्क को रोटेट करवा रहा है। कैसे करवा रहा है, क्लॉकवाइज। तो एंगल थीटा से कहाँ तक आ गए, थीटा 0। अब आपको वापस इसको ले जाना है अपने ओरिजिनल ओरिएंटेशन पे। तो क्या करना पड़ेगा, डायरेक्शन अपोजिट करना पड़ेगा। किसका, टॉर्क का। मतलब तुमको एक एक्सटर्नल टॉर्क लगाना पड़ेगा, और वो एक्सटर्नल टॉर्क शुड बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू दैट ऑफ द टॉर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसा क्यों, क्योंकि जो एक्सटर्नल टॉर्क तुम लगाओगे उसका रोल सिर्फ इतना है कि जो टॉर्क इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है उसको न्यूट्रलाइज करना। जितना टॉर्क इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा उसको सिर्फ न्यूट्रलाइज करने के लिए हमको एक एक्सटर्नल टॉर्क लगाना पड़ेगा, विच विल टेक बैक द डाइपोल टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो इफ़ यू रिमेंबर, मैंने आपको बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन कोई भी टॉपिक हो उसमें सेम ही होता है। हमने जब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस फाइंड किया था, तो हम एक चार्ज को ओरिजिन पर रखते हैं, दूसरे चार्ज को लाते हैं कहाँ से, इन्फिनिटी से, करेक्ट। फिर बीच में एक पॉइंट आया था m, आपने बोला कि m से n डिस्प्लेसमेंट करने में कितना वर्क हुआ, dw। तो पहले तुम क्या फाइंड करते हो, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क, राइट, इन मूविंग द चार्ज थ्रू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx। और उसके बाद क्या करते हो, टोटल वर्क कैसे निकालते हो, इंटीग्रेशन। यहाँ पे भी वही प्रोसेस है, सिर्फ यहाँ पे तुम इन्फिनिटी से नहीं ला रहे हो, क्योंकि यहाँ पे लीनियर मोशन नहीं है, यहाँ पे रोटेशनल मोशन है। तो व्हाट यू से इज दैट व्हेन यू हैव dipole in an external electric field, because of the external electric field, a torque acts on the dipole which rotates the dipole from some initial angle theta to some final angle theta 0 to bring that dipole back to its original orientation। इसको वापस से अपने जगह पे लेके जाना है, तो हमको एक एक्सटर्नल टॉर्क लगाना पड़ेगा, और वो जो एक्सटर्नल टॉर्क हमको लगाना पड़ेगा दैट शुड बी इक्वल टू द टॉर्क एक्टिंग ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड सो एज टू न्यूट्रलाइज द टॉर्क। तो ये आ जाएगा PE साइन थीटा। फिर हम ऐसा इमेजिन करते हैं कि हमको थीटा 0 एंगल से थीटा तक लेके जाना है, तो हम वापस ऐसा इमेजिन करते हैं कि हम लोग स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करेंगे। मतलब पहले हम एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के थ्रू इसको रोटेट कर लेंगे। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मतलब कौन सा होगा, एंगुलर। कौन सा, एंगुलर। तो पहले हमने क्या किया, पहले हमने इसको स्मॉल एंगल से रोटेट किया। तो ये जो स्मॉल एंगल से तुम रोटेट कर रहे हो इसको, तो क्या होगा, इसमें वर्क डन होगा। व्हाट इज वर्क डन फॉर स्मॉल रोटेशन, व्हाट वाज वर्क डन इन दैट केस, लीनियर मोशन, FDX। वहां पे फोर्स लिखा था, क्योंकि लीनियर मोशन कौन प्रोड्यूस करता है, फोर्स, और रोटेशनल मोशन कौन प्रोड्यूस करता है, टॉर्क। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, टॉर्क। कौन सा टॉर्क, एक्सटर्नल टॉर्क, और कितने एंगल से डिस्प्लेस हुआ, d थीटा। सो दिस इज द वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल थ्रू स्मॉल एंगल d थीटा, राइट। तो ये आ गया आपका PE साइन थीटा d थीटा। दिस इज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। मैंने नोट्स में थोड़ा सा अलग तरीके से लिखा है, क्योंकि टेक्स्ट बुक का फॉर्मेट मुझे फॉलो करना पड़ता है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट ऐसा समझोगे तो बेटर ऑफ। अब ऐसा है कि टोटल वर्क डन अगर तुमको निकालना है तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे भी इंटीग्रेशन ही होगा, सिर्फ यहाँ पे इनिशियल एंगल कितना था, थीटा 0, और फाइनल एंगल कितना है, थीटा। रिमेंबर, इनिशियली एंगल थीटा था और टॉर्क ने उसको कहाँ लाया, थीटा 0 पे। फिर तुम वापस क्या कर रहे हो, थीटा 0 से कहाँ लेके जा रहे हो, थीटा तक। तो इनिशियल एंगल क्या हो गया, थीटा 0, और फाइनल क्या हो गया, थीटा, करेक्ट। इनिशियल एंगल वाज थीटा, but the torque brought it to theta 0. Now you are applying external torque. तो external torque के लिए initial angle क्या है, theta 0, और final क्या है, theta। तो लिमिट्स कहाँ से कहाँ आएंगे, theta 0 to theta dw। तो work done equal to integration theta 0 to theta dw। What is dw?
PE sin थीटा डी थीटा। लेकिन P और E कांस्टेंट है क्योंकि P इज Q इंटू 2L, और यहाँ पे ना हमने चार्ज चेंज किया ना हमने दोनों चार्जेस का डिस्टेंस चेंज किया, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट आएगा बाहर। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड को भी हम चेंज नहीं कर रहे तो भी आएगा बाहर। तो यू हैव साइन थीटा डी थीटा। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा? माइनस कॉस थीटा। तो माइनस कॉस थीटा फ्रॉम लिमिट्स थीटा 0 टू थीटा, तो वर्क डन इक्वल टू PE। जब तुमको नेगेटिव साइन हटाना हो तो लिमिट्स को सिर्फ इंटरचेंज कर देना, तो लिमिट्स को सिर्फ उल्टा लिख दिया हमने। तो इसके बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यू हैव कॉस ऑफ इनिशियल एंगल माइनस कॉस ऑफ फाइनल एंगल। ये आ गया आपके पास वर्क डन का फॉर्मूला। और एज आई टोल्ड यू, पोटेंशियल एनर्जी हर एक केस में कहाँ से आता है? वर्क डन से, बिकॉज वर्क इज एनर्जी विच कैन नीदर बी क्रिएटेड। तो कहाँ गया ये वर्क? इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ potential energy. So this work is stored in the form of potential energy. In the form of potential energy. Therefore, potential energy of a dipole is PE cos of initial angle minus cos of final angle. Correct? अब आपके टेक्स्ट बुक में ये फॉर्मूला दिया ही नहीं है। अब क्यों नहीं दिया उसका रीजन है, तो वो मैंने स्पेशल केस में डाल दिया। तो इफ यू see, I have given you two special cases. Case number 1, if initially शुरू में if initially dipole was perpendicular to the electric field, मतलब अगर शुरू में dipole ऐसा होता तो एंगल कितना होता? 90। तो इनिशियल एंगल अगर 90 होता, तो if initial angle is 90, मतलब initially the dipole is perpendicular to electric field, थीटा 0 कितना आएगा? 90। अगर थीटा 0 90 आएगा तो फिर what is potential energy in that case? PE cos of 90 minus cos of theta. फाइनल एंगल पता नहीं, फाइनल एंगल कैन बी एनीथिंग, लेकिन इनिशियल एंगल कितना है? 90 है। व्हाट इज cos 90? 0। तो यू हैव PE 0 minus cos theta, तो दिस इज इक्वल टू माइनस PE cos theta, तो यू हैव पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस P bar डॉट E bar। आपके टेक्स्ट बुक में सीधा ये दिया होता है, मतलब आपके टेक्स्ट बुक में अजम्पशन है कि इनिशियली हमेशा डाइपोल को कैसा रखते हैं? परपेंडिकुलर टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन जब क्वेश्चन आते हैं ना CET JEE नीट में, तब आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, जनरल फॉर्मूला, क्योंकि दे कैन आस्क यू एंड दे विल आस्क यू व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी या फिर व्हाट इज द वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल फ्रॉम सम इनिशियल एंगल 30 टू फाइनल एंगल 60। तो इनिशियल एंगल थीटा 0 इज 30 एंड फाइनल एंगल इज 60 इन दैट केस। तो ये स्पेशल केस है in which initially the dipole was perpendicular to the electric field. दूसरा स्पेशल केस भी है, दूसरा स्पेशल केस है कि अगर initially dipole is parallel, dipole is parallel, parallel मतलब बेसिकली ओरिएंटेशन समझ लो, parallel मतलब ऐसा। तो अगर इनिशियली आपका पॉजिटिव चार्ज यहाँ होता और नेगेटिव चार्ज यहाँ होता, इसको बोलते हैं पैरेलल। एंगल इज 0। क्यों 0? क्योंकि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो यह है डायरेक्शन ऑफ P, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी वही है, तो एंगल कितना है? 0। इसको और एक नाम है, इसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं इसको? स्टेबल। अभी स्टेबल क्यों बोलते हैं उसका भी रीजन है। नॉर्मली पॉजिटिव चार्ज किसकी तरफ अट्रैक्ट होना चाहिए? नेगेटिव की तरफ। तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज शुड बी नियर टू द नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है क्या वैसा? यस। एंड नेगेटिव शुड बी नियर टू द पॉजिटिव, है क्या वैसा? यस। सो दिस इज अ इक्विलिब्रियम सिचुएशन। और यहाँ पे ऐसा है क्योंकि पॉजिटिव एंड नेगेटिव आर फेसिंग ईच अदर, तो ये बैलेंस सिचुएशन है, इसको बोलते हो स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं इसको? स्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, उल्टा भी हो सकता था, यू कैन हैव समथिंग लाइक दैट, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे। इसको बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव विल रिपेल एंड पॉजिटिव पॉजिटिव विल आल्सो रिपेल। तो ठीक है, पर लेकिन हम लोग फिलहाल तो बोलेंगे कि अगर इनिशियल एंगल 0 है, मतलब इनिशियली जो आपका डाइपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को पैरेलल है, तो उस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो होगा PE cos of 0 minus cos of theta. What is cos of 0? 1, तो 1 minus cos theta। तो ये भी आ गया पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला व्हेन द डाइपोल वाज इनिशियली पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। सिंपल टॉपिक था, मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ, पहले ध्यान नहीं था तो अभी ध्यान दे दो।
हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है एंड ऑफ कोर्स एट दिस स्टेज all of you should know what is the direction of electric field. It is from positive to negative. तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है. इसमें हमारे पास एक डाइपोल है, डाइपोल हियर. डाइपोल का यहाँ पे है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे है नेगेटिव चार्ज. दिस इज ए विद नेगेटिव चार्ज, दिस इज पॉइंट बी विद पॉजिटिव चार्ज. और नेगेटिव टू पॉजिटिव ये होता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पी बार. ये है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई बार. ये है एंगल बिटवीन पी बार एंड ई बार. जो पॉजिटिव चार्ज है उस पर फोर्स लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. जो नेगेटिव चार्ज है उस पर फोर्स लगेगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो यहाँ आ गया फोर्स इक्वल टू क्यू इंटू ई और ये हो गया फोर्स इक्वल टू माइनस क्यू इंटू ई. तो देयर आर टू इक्वल बट अपोजिट फोर्सेस एक्टिंग एट टू डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द डाइपोल. तो ये दोनों मिलके बन जाएंगे कपल. और कपल क्या करता है, टेंड्स टू रोटेट द डाइपोल. तो ये कपल क्या करेगा, डाइपोल को रोटेट करेगा. क्या करेगा, डाइपोल को रोटेट करेगा. बिकॉज ऑफ दिस कपल, बाय द वे कपल मतलब टॉर्क. तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कि व्हाट इज द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज टीई साइन थीटा. ये हमने ऑलरेडी 11 में डिराइव किया था, अभी डिराइव करने की ज़रूरत नहीं है वापस से. तो वी नो दैट व्हेन a dipole is placed in an external electric field, a force acts on the positive charge in the direction of electric field and a force acts on the negative charge in the direction opposite to that of electric field. These two forces constitute a couple and they rotate the dipole. Therefore, the torque acting on the dipole is Pe sin theta. Because of this torque, ये जो dipole का ये rotate हो जाएगा, it will take a new orientation. और उसका एंगल कितना है विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, थीटा 0. हमको ये जो टॉर्क एक्ट कर रहा है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको न्यूट्रलाइज करना है. न्यूट्रलाइज करने का मतलब ये होता है कि उसको थीटा 0 से वापस कहाँ लेके जाना है, थीटा पे. तो हम लोग क्या करेंगे, एक्सटर्नल टॉर्क लगाएंगे और वो एक्सटर्नल टॉर्क का डायरेक्शन ओरिजिनल टॉर्क से क्या होना चाहिए, अपोजिट. सो द एक्सटर्नल टॉर्क दैट यू आर अप्लाइंग शुड बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू द ओरिजिनल टॉर्क बट इट शुड बी अपोजिट इन डायरेक्शन. क्योंकि जो टॉर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज. फिर एक्सटर्नल टॉर्क क्या लगाना पड़ेगा हमको, एंटी क्लॉकवाइज. क्या करना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज. और एक्सटर्नल टॉर्क और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से टॉर्क ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड ही होने चाहिए. नहीं तो क्या होगा, अगर एक्सटर्नल टॉर्क ज़्यादा हुआ तो ओवरशूट हो जाएगा, ज़्यादा रोटेट हो जाएगा. अगर कम हुआ तो कम रोटेट होगा. लेकिन हमारा टास्क क्या था, जस्ट टू ब्रिंग इट बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन, मतलब जस्ट टू न्यूट्रलाइज द टॉर्क. गुड. तो ऑफ कोर्स एक्सटर्नल टॉर्क लगा रहे हो, एक्सटर्नल टॉर्क इज लाइक एक्सटर्नल फोर्स. जब भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट होता है तो क्या होता है, वर्क डन. और वर्क डन क्या होता है, एनर्जी. एंड एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. तो कहाँ जाता है, इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. तो यहाँ पे भी जो तुमने एक्सटर्नल टॉर्क लगाया टू रोटेट इट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वो टॉर्क लगाने में वर्क हुआ और वो वर्क ही स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल. तो जैसे हमने लीनियर का केस देखा था, लीनियर मतलब अगर याद होगा आपको, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस. हम वहाँ पे एक चार्ज को स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जब लाते हैं तो वी इमेजिन द डिस्प्लेसमेंट टू बी मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स. और हर एक बार स्मॉल डिस्प्लेसमेंट जो वर्क होता है पहले वो कैलकुलेट करते हैं और फिर क्या करते हैं, इंटीग्रेट. सेम मेथड यहाँ पे है. हम लोग पहले देखेंगे व्हाट इज द वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल थ्रू स्मॉल एंगल डी थीटा. जैसे वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन लीनियर मोशन, यहाँ पे वर्क होता है टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. तो टॉर्क into angular displacement d theta. बराबर. तो work done in rotating the dipole through small angle d theta is Pe sin theta d theta. Okay. तो total work done in rotating the dipole from angle theta 0 to theta is integration theta 0 to theta dw.
तो ये जो DW है तो तुमने फाइंड करके ही रखा है, therefore total work is equal to integration theta 0 to theta PE sin theta d theta. So therefore work done equal to PE integration from theta 0 to theta sin theta d theta. Integration of sin theta is cos theta minus cos theta. तो माइनस कॉस थीटा फ्रॉम थीटा 0 टू थीटा, नेगेटिव साइन अगर मुझे हटाना है तो लिमिट्स को इंटरचेंज करना पड़ेगा, तो पीई कॉस थीटा फ्रॉम थीटा टू थीटा 0 उल्टा हो जाएगा वो। ओके क्लियर यहाँ तक? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो देयरफॉर वर्क डन इक्वल टू पीई कॉस ऑफ इनिशियल एंगल माइनस कॉस ऑफ फाइनल एंगल। दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। तो ये जनरल एक्सप्रेशन है एंड आई विल एडवाइज यू कि तुम इसको ही याद रखो। आपके टेक्स्ट बुक में ना डायरेक्टली स्पेशल केस बता देते हैं, तो हमने दो स्पेशल केसेस देखे थे। केस 1 इन विच द इनिशियल ओरिएंटेशन ऑफ डाइपोल, मतलब डाइपोल शुरू में इलेक्ट्रिक फील्ड को परपेंडिकुलर था, तो उस केस में इनिशियल एंगल कितना था 90। तो इन दैट केस यू हैव u इक्वल टू PE cos 90 माइनस cos थीटा। cos 90 होता है 0, तो PE 0 माइनस cos थीटा, तो ये आ गया माइनस PE cos थीटा विच इज इक्वल टू माइनस P बार डॉट E बार। करेक्ट, गुड। दूसरा स्पेशल केस हमने देखा जिसमें इनिशियली जो डाइपोल था वो था पैरेलल, मतलब एंगल इज 0। तो इन दैट केस यू हैव PE cos 0 minus cos of theta. तो what is cos 0? 1. तो 1 minus cos theta. ये आ गया पोटेंशियल एनर्जी if the initial orientation is parallel to the electric field. Yes. Yes. ऐसा नहीं है, तो दैट इज व्हाट आई टोल्ड यू कि हम लोगों को देखो ऐसा है कि तुम स्टार्ट कहाँ से कर रहे हो। आइडियली स्पीकिंग अगर मैं इसको ऐसा भी रखता हूँ तो इस पे तो फोर्स यहाँ लगने वाला है, इस पे फोर्स यहाँ लगने ही वाला है, और इसको मैं छोड़ देता हूँ तो क्या होगा? क्या होगा? रोटेट होगा। वो रोटेट हो गया और स्टेबल इक्विलिब्रियम कौन सा था? स्टेबल इक्विलिब्रियम ऐसे ही था ना, तो वो भी स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ गया, उसके बाद मैं वापस उसको रोटेट कर रहा हूँ। हाँ, तो स्टेबल तो टॉर्क हम लोग लगा रहे हैं ना उसको रोटेट करने के लिए, टॉर्क हम लोग लगाएंगे तो वर्क तो होगा। ठीक है, आई पुट इट इन अनदर वे। इनिशियल एंगल जब मैं 0 बोल रहा हूँ, दैट इज व्हाट आई टोल्ड यू कि बुक में लिखने का तरीका और अपने को समझने का तरीका थोड़ा सा अलग होना चाहिए और होता है। लुक, इट इज समथिंग लाइक, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव। ओके गुड। नाउ द आइडिया इज कि मैं डाइपोल को किसी भी ओरिएंटेशन में छोड़ दूँ। मैं इसको ऐसा भी रख सकता हूँ, इनिशियल एंगल 90, ठीक, मैं इसको ऐसा भी छोड़ सकता हूँ, सम एंगल 60 भी हो सकता है, जो भी होगा वो। अल्टीमेटली इट विल रोटेट एंड रीच अ स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। उसका रीज़न है क्यों? क्योंकि एनी सिस्टम ट्राइज टू अचीव मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कॉन्फिगरेशन। फॉर एग्जाम्पल ये पेन है, इसको छोड़ दिया, कहाँ जाएगा? नीचे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसका पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, तो इट विल कीप ऑन गोइंग डाउन अनलेस एंड अनटिल इट रीचेस अ पोजीशन ऑफ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे भी वही होता है, यहाँ पे भी वही होता है। जब तक वो खुद को पैरेलल नहीं करेगा किसके साथ? इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, तब तक वो रोटेट होता रहेगा। जब मैंने देखा तब मुझे क्या देखा? इनिशियल एंगल कितना है? कितना है? 0। नाउ आई वांट टू रोटेट इट एंड ब्रिंग इट बैक हियर, और मुझे पता नहीं था कि इसने स्टार्ट कहाँ से किया था, बट व्हेन आई लुक एट द सिस्टम मेरे लिए वो पैरेलल है एंड आई वांट कि मैं इसको रोटेट करके सम एंगल थीटा पे लाऊं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अब टॉर्क लगाना पड़ेगा। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमको पता ही नहीं होता है कि इनिशियली वो कैसा अलाइन था, बट व्हेन आई सॉ इट वाज पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मेरे लिए तो इनिशियल एंगल 0 है ना, बिकॉज आई डिड नॉट नो।
सिस्टम को छोड़ दिया, बहुत टाइम के बाद आके देखा तो आई जस्ट फाउंड इट लाइक दिस। तो मुझे पता ही नहीं था कि हिस्ट्री में वो उसका इनिशियल एंगल कितना था। तो मैंने जब देखा तब ऐसा था, तो मैंने मान लिया 0 एंगल है। अब मैं इसको रोटेट करने वाला हूँ, तो मैं अब एक्सटर्नल टॉर्क लगाऊंगा। डज दैट मेक सेंस? पक्का? और यू स्टिल हैव डाउट? तो इट इज़ डिफिकल्ट टू नो कि इनिशियली ओरिएंटेशन कैसा था। वो हम स्पेशल केसेस में हम अज्यूम कर रहे हैं कि मान लो, इमेजिन इनिशियली मैंने उसको परपेंडिकुलर छोड़ा, तो इनिशियल एंगल इज 90, करेक्ट? वो रोटेट हो जाएगा, ठीक है, लेकिन इनिशियल एंगल कितना था? 90 था। और फाइनल एंगल कितना है? थीटा है। और व्हेन आई लीव इट फॉर अ काइंड ऑफ, यू कैन से, सम अमाउंट ऑफ टाइम, तो वो वैसे ही खुद को पैरेलल कर देगा। तो इट डिपेंड्स। तो नॉर्मली जब, दैट इज वाई, जब नॉर्मली, थैंक्स फॉर ब्रिंगिंग दिस पॉइंट हियर, जब आपको इनिशियल एंगल नहीं दिया होता है तो तुम जीरो ये मानते हो, जीरो पैरेलल। तो व्हेन यू डोंट नो व्हाट इज इनिशियल एंगल, यू ट्रीट इट टू बी जीरो। इनिशियल एंगल इज जीरो, मतलब द डायपोल इज पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। जब दिया नहीं होगा तब। एंड दैट इज द रीजन कि मैंने बोला कि ये वाला केस, स्पेशल केसेस को मत यूज करना। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर। अगर आपको इनिशियल एंगल दिया है तो गुड, नहीं दिया है तो इसको पैरेलल ना। ओनली बिकॉज every system tries to achieve a configuration of minimum potential energy, and that is minimum potential energy. Okay, तो अगला टॉपिक है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, फ्री एंड बाउंड चार्जेस इनसाइड अ कंडक्टर। वेरी गुड। अब इसके आगे ना बहुत ज़्यादा थ्योरी है, तो फॉर सम पीपल इट विल बी अ स्ट्रगल टू कीप देमसेल्फ अवेक। तो जागो जागो, अभी पूरा ही थ्योरी है इसके बाद। तो कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, फ्री एंड बाउंड चार्जेस इनसाइड अ कंडक्टर, inside a conductor. So let us first see what is the difference between conductors and insulators. ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये मैंने आपको ऑलरेडी 11 में जब करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट किया था, दैट टाइम आई टोल्ड यू व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर एंड एन इंसुलेटर. Conductors, yes, conductors have free electron, मतलब conductors are substances or materials which अरे लिखा है, तुमको बोलना आना चाहिए, सर पता होना चाहिए. If I ask you what is a conductor, you should tell me immediately. Conductors which allow electricity to pass through it or to flow through it easily. So conductors are materials. Conductors are materials or substances which allow electricity to pass through them, which allow electrons to flow through them, etc., etc. So which allow electricity, electric current, ऐसा भी बोल सकते हो, electric current to flow through them easily, to flow through them easily. अब ऐसा क्यों होता है उसका भी रीजन पता होना चाहिए. Why conductors allow electric current या फिर electricity to flow through them easily? Because of course conductors are made up of metals, and metals, as you know, they have either 1 or 2 or 3 electrons in their last orbit, जिसको तुम वैलेंस ऑर्बिट बोलते हो. और जब लास्ट ऑर्बिट में 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दिस इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली बाउंड टू द न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस से उसका डिस्टेंस ज़्यादा होता है, एंड हेंस अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू फ्री देम. मतलब दिस इलेक्ट्रॉन्स कैन बी मेड फ्री इजीली, और ये इलेक्ट्रॉन्स जब फ्री हो जाएंगे तो दे कैन मूव थ्रू आउट द मटेरियल. इसका मतलब कंडक्टर्स में यू हैव फ्री चार्जेस टू मूव अराउंड, और जिस मटेरियल में फ्री चार्जेस होते हैं वो मटेरियल क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है. So this is because conductors, usually conductors are metals. So in conductors, elements
elements have 1 or 2 or 3 electrons in their valence shell, which can be made free easily, and hence we have free electrons for conduction. तो जो free electrons है, they can move throughout the material very easily. जहाँ पे free electrons होते हैं वहाँ पे mobility of charges होता है, जहाँ charges move होते हैं वहाँ पे current pass होता है, and hence such materials are conductors. मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि नोट्स में है और आपको ज़रूरत भी नहीं है. इट इज़ जस्ट फॉर अ क्विक रिकैप. हमारा एक्चुअल इंटेंशन इज़ टू अंडरस्टैंड डायइलेक्ट्रिक्स. सिर्फ डायइलेक्ट्रिक समझने के लिए पहले हमको बेसिक आइडिया होना चाहिए कि कंडक्टर्स और इंसुलेटर में डिफरेंस क्या है. तो इंसुलेटर में क्या होता है? इन इंसुलेटर्स क्या होता है? इंसुलेटर्स में द इलेक्ट्रॉन्स from the valence shell, they are tightly bound to the nucleus and hence they cannot be made free easily, and since there are no free electrons, such materials do not conduct electric current. So in insulators, electrons are tightly bound to the nucleus, and hence they cannot be made free easily. And hence there are no free electrons या फिर there are no conduction electrons. और क्योंकि conduction electrons नहीं है, therefore such materials do not conduct electricity. तो ये बेसिक डिफरेंस है बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. तो आइडियली स्पीकिंग जो भी मटेरियल का प्रॉपर्टी आप देखते हो वो मटेरियल का प्रॉपर्टी आता है लास्ट शेल से. आखिरी शेल में वैलेंस ऑर्बिट में 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो पहले तो वो मेटल है, राइट. और वहाँ पे वो जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस इज लार्ज. और अगर न्यूक्लियस से डिस्टेंस लार्ज है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन्स एक कम है. अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो जो लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लूजली बाउंड होते हैं. उनको फ्री होने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, वो इजीली फ्री होते हैं. अब ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं तो एनर्जी आया कहाँ से? रूम टेम्परेचर पर जो हीट होता है. इनफैक्ट रूम टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे भी जो सराउंडिंग में हीट होता है, दैट हीट इज सफिशिएंट इनफ टू फ्री दीज इलेक्ट्रॉन्स. तो एट एनी टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 केल्विन छोड़ के, at any temperature greater than 0 Kelvin, I would say 0 डिग्री सेल्सियस प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के लिए 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर के जो भी टेम्परेचर होते हैं वहाँ पे इतना एनर्जी है कि इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा. तो मटेरियल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है क्योंकि इलेक्ट्रॉन एटम छोड़ के आ गए. और लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे? दे आर स्टिल विद इन द मटेरियल. तो दीज इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव थ्रू आउट द मटेरियल एंड हेंस देयर इज कंडक्शन. अब इंसुलेटर में क्या होता है कि देयर आर 5 और 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट शेल. जब 5 या 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स हो तो उनका डिस्टेंस नॉर्मली फ्रॉम द न्यूक्लियस इज लेस, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लार्ज. अभी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो दे आर टाइटली बाउंड टू द न्यूक्लियस, एंड इफ दे आर टाइटली बाउंड टू द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को फ्री करने में बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होता है. इन सम केसेस उस मटेरियल का मेल्टिंग पॉइंट आ जाएगा लेकिन इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होंगे. तो इलेक्ट्रॉन्स अगर फ्री नहीं है तो कंडक्शन कौन करेगा? कोई नहीं करेगा. तो दैट इज़ वाई यू डोंट हैव conduction electrons and hence insulators do not conduct electricity. They are bad conductors of electricity. अगर आपको differentiate करना है तो you can differentiate based on the parameter called as conductivity and resistivity. For conductors, conductivity is high, resistivity is low. For insulators या फिर bad conductors, resistivity is high and conductivity is low. अब ये free और bound charges क्या होते हैं फिर? Free and bound charges मैंने अभी आपको बताया. अब मैं लिखूंगा कुछ नहीं, इट इज जस्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड नाउ. इन अ कंडक्टर जो लास्ट शेल के लास्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन्स थे दे बिकम फ्री इजीली, फ्री टू मूव. तो ये जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसी को तुम बोलते हो फ्री चार्जेस. क्या बोलते हैं इसको? फ्री चार्जेस.
because they can move freely throughout the material. So inside a conductor, the free electrons are known as free charges. और ये बाउंड चार्जेस क्या है? कंडक्टर में एटम्स है, एटम्स में से लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए, तो बचा कौन? अरे एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, होता है ना ऐसा? क्यों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है? बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस आर सेम. अब अगर मान लो 10 प्रोटॉन थे, 10 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन गया, तो हु इज डोमिनेटिंग? प्रोटॉन्स, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है. लेकिन एक इलेक्ट्रॉन गया, फिर क्या क्या बचा? न्यूक्लियस बचा. न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और कौन है? न्यूट्रॉन्स है. और बाकी 9 इलेक्ट्रॉन्स जो भी मैं बता रहा हूँ, मतलब देयर इज 1 इलेक्ट्रॉन लेस. तो यू नो मोस्ट ऑफ द मास कम्स फ्रॉम न्यूक्लियस. ऐसा क्यों? क्योंकि प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर हेवियर देन इलेक्ट्रॉन्स. कितना हेवियर? 1837 टाइम्स. 1 प्रोटॉन is 1837 times in mass of electron. एक प्रोटॉन का मास 1837 टाइम्स ज़्यादा है कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन. तो ऊपर से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट सेम है. तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स है विच इज बेसिकली हेवियर. तो मोस्ट ऑफ द मास इज कमिंग फ्रॉम न्यूक्लियस. 99% से ज़्यादा इट कम्स फ्रॉम न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. यहाँ तक क्लियर? अब मेरे पास एक एटम था, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन गया, जो फ्री इलेक्ट्रॉन या फिर फ्री चार्जेस या फिर कंडक्शन इलेक्ट्रॉन जिसको तुम बोलते हो. बचा कौन? न्यूक्लियस एंड द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स. जब एक इलेक्ट्रॉन गया तो कौन सा आयन बना? पॉजिटिव आयन. क्यों पॉजिटिव आयन बोलते हो? क्योंकि अभी बताया मैंने, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है और नेगेटिव चार्ज कम है, तो पॉजिटिव आयन बना. अब पॉजिटिव आयन के पास क्या क्या है? न्यूक्लियस है और कौन है? इलेक्ट्रॉन्स है. तो ये हेवी होता है, बल्कि होता है. तो ये मटेरियल के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पे जा नहीं सकता. तो जो चार्जेस एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जा सकते उसको बोलते हो बाउंड चार्जेस. क्या बोलते हो उसको? बाउंड चार्जेस. और कंडक्टर्स में ये बाउंड चार्जेस होते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन्स. कौन होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन्स. So the electrons, free electrons inside a material are free charges, or the conduction electrons are free charges, and the ions which are bulky, which are heavy, which cannot go from one point to another inside a material, they are fixed at their positions, and this fixed positively charged ions are known as bound charges. तो सिर्फ पता होना चाहिए ये आपको. Good. So now you know basic difference between conductors and insulators and what are free charges and bound charges. मतलब मैं इसको ऐसा भी बोल सकता हूँ कि जिस मटेरियल में फ्री चार्जेस है वो कंडक्टर है, जिसमें नहीं है वो इंसुलेटर है. वेरी गुड. देन बिफोर वी गो अहेड, हमको कंडक्टर्स के बेसिक प्रॉपर्टीज पता होने चाहिए. सो यू शुड नो व्हाट आर बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर्स. यू मस्ट नो व्हाट आर बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर. अगेन ये सिर्फ मैं फॉर द सेक ऑफ रिवीजन ले रहा हूँ. 11th स्टैंडर्ड में हमने देखा था, दैट वाज सफिशिएंट इनफ. कोई पूछेगा नहीं आपसे एग्जाम में व्हाट आर प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर्स, सिर्फ तुम्हारे नॉलेज के लिए. कंडक्टर्स में सारा चार्ज कहाँ पे होता है? कंडक्टर्स में सारा चार्ज कहाँ पे होता है? सरफेस पे. तो इन अ कंडक्टर all the charge lie on the surface. मतलब there is no charge inside the conductor. That is, there is no charge inside the conductor. और जहाँ चार्ज नहीं होता है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जीरो. देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, वो नोट्स में गलती से इलेक्ट्रॉनिक फील्ड टाइप हो गया, वो इलेक्ट्रिक फील्ड है.
Therefore, electric field inside the conductor is zero. Inside the conductor is zero. Then if you remember, इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो है इनसाइड द कंडक्टर, लेकिन पोटेंशियल जीरो नहीं है. बट पोटेंशियल एनीवेयर इनसाइड द कंडक्टर एंड ऑन द सरफेस इज यूनिफॉर्म, मतलब इज कांस्टेंट. बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल anywhere inside and on the surface of conductor is uniform, is constant. और मैंने कल एक न्यूमेरिकल लेते वक्त आपको बताया था, अगर आपको याद होगा, एक वायर था, उसको रिंग का शेप दे दिया, सर्कल बना दिया, और आपको पूछा था व्हाट इज द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल. तब मैंने आपको बताया था कि ये तो सर्कल है, लेकिन अगर स्फीयर भी बोला होगा तो फॉर्मूला सेम बनता है, 1/4πε0 r, वेयर r इज रेडियस ऑफ दैट स्फीयर. तो सेंटर से लेके सरफेस तक एनीवेयर पोटेंशियल इज सेम, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो. अब आप बोलोगे पोटेंशियल क्यों जीरो नहीं हुआ, तो वो उसके लिए फिर वो MSc में आता है, मास्टर्स में आता है डेरिवेशन. यू इंटीग्रेट बेसिकली. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? It is the amount of work done in bringing a unit positive charge. कहाँ से? From infinity से to that point. तो imagine, मैं से बता रहा हूँ आपकी नॉलेज के लिए, डेरिवेशन कोई नहीं पूछेगा आपको कि क्यों ऐसा क्यों हुआ. No one will ask you. Suppose मेरे पास एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज था, ये तो कंडक्टर है, इस पर तो चार्ज है ही, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो है, हमको पता है, क्योंकि सारा चार्ज सरफेस पे है. Imagine I bring a unit positive charge from infinity and I want to keep it here at some point A, which is inside the conductor. यूनिट पॉजिटिव चार्ज को तुम इन्फिनिटी से लाओगे पहले सरफेस तक और फिर लाओगे सरफेस से अंदर, करेक्ट? तो वर्क डन जीरो होगा क्या? जीरो होगा? वर्क डन जीरो होगा? नहीं होगा ना. तो बाय डेफिनेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? इट इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट. तो कंडक्टर के अंदर बाहर सरफेस पे कहीं पे भी पोटेंशियल जीरो नहीं होता है, क्योंकि some amount of work will always be required to bring the charge, unit positive charge, from infinity to that point. तो potential inside a conductor is not zero, electric field is zero. तो potential zero होता ही नहीं है, ये पता होना चाहिए. inside या फिर surface of the conductor पे electric field अंदर जीरो होता है. ये था तीसरा पॉइंट. चौथा पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बोला कंडक्टर के अंदर तो जीरो है, लेकिन अगर आपको याद होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर इज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर. याद है क्या? ये भी हमने लिखा था, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम अ कंडक्टर नॉर्मल टू इट, राइट? ये सारी चीजें काम में आएगी आगे, तो याद रखो, इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट outside the conductor is normal to it. ये चार प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है that you must know. पांचवा प्रॉपर्टी, if you know, if you don't know, that is okay. क्या है पांचवा प्रॉपर्टी? सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ अ कंडक्टर may or may not be uniform. मतलब ऐसा हो सकता है कि कंडक्टर है जिसका सरफेस चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट है, हो भी सकता है, नहीं हो सकता, दैट डज नॉट मैटर. तो सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ अ कंडक्टर मे और मे नॉट बी यूनिफॉर्म. ऐसा हो सकता है कि सरफेस पे कहीं किसी रीजन में ज़्यादा चार्ज है और कहीं पे कम चार्ज है, दैट इज ओके. सो दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, दैट इज नॉट रेलेवेंट एक्चुअली. ये यहाँ तक समझ में आया, तो नाउ यू कैन स्टार्ट विथ डाइलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन. ये अभी अच्छा कॉन्सेप्ट है. अब इसके आगे ऑफ कोर्स थ्योरी है, लेकिन इट इज गोइंग टू बिकम लिटिल इंटरेस्टिंग नाउ ऑनवर्ड्स. तो डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन. पोलराइजेशन ये वर्ड तुम वापस से वेव ऑप्टिक्स में सुनोगे, वो पोलराइजेशन अलग होता है, ये पोलराइजेशन अलग है. तो पोलराइजेशन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज डिफरेंट देन वेव ऑप्टिक्स. अब ये डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? फिर डाइलेक्ट्रिक इज एन इंसुलेटर, बट दिस इंसुलेटर इज कैपेबल ऑफ स्टोरिंग इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी. नॉर्मली इंसुलेटर्स, इसलिए मैंने बोला कि इंसुलेटर क्या पता होना चाहिए. नॉर्मली इंसुलेटर्स आर नॉट कैपेबल ऑफ स्टोरिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी,
लेकिन देर आर सम इंसुलेटर्स विच आर कैपेबल ऑफ स्टोरिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और उसको क्या बोलते हो तुम? डाइलेक्ट्रिक। तो डाइलेक्ट्रिक्स आर insulators which are capable or which have the ability to store electrical energy, so which are capable of storing electric energy. Good. अब you have to connect, यहाँ फिजिक्स का प्रॉब्लम ये है कि unless and until you remember all the basic topics, तुमको आगे समझ में नहीं आएगा। अभी हमने देखा, क्या देखा हमने पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? वर्क डन। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? इट इज द एनर्जी स्टोर्ड। पोटेंशियल एनर्जी इन एनी कॉन्टेक्स्ट ऑफ फिजिक्स इज द एनर्जी स्टोर्ड। Potential energy of a system of two masses is the energy stored in the system of two masses. Potential energy of a system of n point charges is the energy stored in n point charges. Right? तो यहाँ पे भी if you see potential energy क्या था? Energy stored in the dipole. और if you look at the expression, what was the final expression for potential energy? PE cos initial angle minus cos final angle. Do you see पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड करता है? डाइपोल मोमेंट पे। किस पे? इससे तुमको क्या समझ में आया? इससे तुमको ये समझ में आना चाहिए कि जिस मटेरियल में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हो वो क्या स्टोर कर सकता है? एनर्जी। वेरी गुड। लेकिन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता कब है? जब डाइपोल हो। और डाइपोल क्या होता है? सेपरेशन ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। वेरी गुड। तो अभी कनेक्ट मैंने अभी बोला डाइलेक्ट्रिक्स आर इंसुलेटर्स, पर इंसुलेटर्स में तो कहाँ डाइपोल मोमेंट होता है? क्या नहीं होता है? तो इंसुलेटर्स दे शुड नॉट बी एबल टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लेकिन यहाँ हो रहा है। तो डाइलेक्ट्रिक्स और इंसुलेटर्स व्हिच आर कैपेबल ऑफ स्टोरिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ऐसा क्यों? क्योंकि व्हेन डाइलेक्ट्रिक्स आर प्लेस्ड, जब तुम डाइलेक्ट्रिक्स को एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दोगे, व्हेन डाइलेक्ट्रिक्स आर प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, their positive and negative charges start separating. ओके। और जहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस सेपरेट होने लगे वहाँ पे क्या प्रोड्यूस होता है? डाइपोल मोमेंट। क्या होता है? डाइपोल मोमेंट। एंड hence they have electric dipole moment. लेकिन in presence of electric field they have electric dipole moment, right? और जो प्रोसेस है, the process या the phenomena of separation of positive and negative charges is called as polarization. क्या बोलते हैं उसको? Polarization. So the phenomena of separation of positive and negative charges is known as polarization. Good. So what are dielectrics? Dielectrics are insulators which are capable of storing electrical energy. लेकिन electrical energy वहीं स्टोर होता है जहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हो। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होने के लिए चार्जेस का सेपरेशन होना जरूरी था। चार्जेस आर सपोज टू बी सेपरेटेड। अब चार्जेस सेपरेट कब होंगे? जब आप डाइलेक्ट्रिक्स को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस दे स्टार्ट सेपरेटिंग। इसका मतलब जो डाइलेक्ट्रिक था, जो इंसुलेटर था, वहाँ पे क्या डेवलप हो गया? इलेक्ट्रिक डाइपोल। और जहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल डेवलप हुआ वहाँ पे क्या होता है? डाइपोल मोमेंट। और जहाँ पे डाइपोल मोमेंट होता है वहाँ पे क्या स्टोर होता है? एनर्जी। और इस प्रोसेस को, कौन से प्रोसेस को? सेपरेशन ऑफ चार्जेस को क्या बोलते हो आप? पोलराइजेशन। यहाँ तक क्लियर? गुड। देन
द विंडो। ओके, थैंक यू। अगर विंडो ओपन है ना तो दैट विल नॉट वर्क। मैं नहीं बोल रहा, थर्मोडायनामिक्स बोलता है, तो वो आएगा अभी थोड़े दिनों में। यू विल ऑल्सो लर्न हाउ एयर कंडीशनर्स एंड द रेफ्रिजरेटर्स वर्क। तो एनीवेज, कमिंग बैक टू डाइलेक्ट्रिक्स हियर, तो आइडियली स्पीकिंग थोड़ा और डिटेल समझ लेते हैं। चाहे वो इंसुलेटर हो, चाहे वो कंडक्टर हो, अल्टीमेटली तो दे आर मेड अप ऑफ एटम्स, right? And atoms are made up of nucleus, and there are electrons which are in the orbit surrounding the nucleus. वैसे आइडियली ये भी completely correct नहीं है। Electrons are revolving around nucleus in circular orbit, ये भी completely correct नहीं है, तो हम बाद में देखेंगे। अभी I will not create any kind of confusion by telling you that, सिर्फ इतना पता होना चाहिए। तो डाइलेक्ट्रिक मतलब इंसुलेटर या फिर कंडक्टर्स, अल्टीमेटली दे आर मेड अप ऑफ एटम्स, एंड एज यू नो एटम्स हैव अ न्यूक्लियस एंड देयर आर इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व हो रहे हैं ना, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बनना। सो द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन फॉर्म एन इलेक्ट्रॉन क्लाउड अराउंड द न्यूक्लियस। अब ये जितने भी इलेक्ट्रॉन तुम देख रहे हो, इन सबका सेंटर ऑफ मास, इसको बोलते हैं, बाय द वे, सेंटर ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? नेगेटिव। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज आल्सो द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्जेस। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स का जो सेंटर ऑफ मास है वो सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज भी है। और इस केस में क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर सिमेट्रिकल अराउंड द न्यूक्लियस, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स का सेंटर ऑफ मास पता है कहाँ पे आएगा? कहाँ आएगा? सेंटर ऑफ एटम पे। कहाँ आएगा? सेंटर ऑफ एटम पे। So we know that dielectrics are made up of atoms, and atoms, they have nucleus, and there are electrons which are revolving on the nucleus. These revolving electrons make electron cloud around the nucleus. The center of mass of all the electrons is the center of negative charge, and in an atom the center of mass of electron, that is the center of negative charge, is at the center of atom. Is that clear? So where is center of negative charge? Center of atom. सिमिलरली ये जो न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस में कौन है? पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स है। इन पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स का भी सेंटर ऑफ मास, मतलब सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, वो भी कहाँ आता है? सेंटर पे आता है। कहाँ आता है? सेंटर पे आता है। तो ऑल्सो द सेंटर ऑफ मास ऑफ ऑल द पॉजिटिव चार्जेस इज एट द सेंटर ऑफ द एटम। तो द सेंटर ऑफ protons मतलब positive charges is the center of positive charges, and it is also at the center of atom. तो negative charge का center और positive charge का center कहाँ है? Same, मतलब coincide हो रहा है। क्या हो रहा है? Coincide. Now imagine, तो coincide हो रहा है ना, coincide हो रहा है। अब imagine अगर मैं डाइलेक्ट्रिक को एक external electric field में रख देता हूँ, what is the direction of external electric field? पॉजिटिव टू नेगेटिव। सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज कहाँ अट्रैक्ट होगा? कहाँ अट्रैक्ट होगा? कहाँ अट्रैक्ट होगा? पॉजिटिव मतलब अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो नेगेटिव चार्ज का सेंटर यहाँ अट्रैक्ट होगा, और पॉजिटिव चार्ज का कहाँ अट्रैक्ट होगा? नेगेटिव की तरफ। तो ये जो नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास था और ये पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास था, वो क्या हो गए? सेपरेट हो गए। और एटम में तुमने ही बताया जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव। इसका मतलब अगर यहाँ पे -q चार्ज है तो यहाँ पे कितना है? +q। तो व्हेन यू हैव टू इक्वल बट अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय फाइनाइट डिस्टेंस, क्या बन गया ये? डाइपोल। और जहाँ पे डाइपोल है वहाँ पे क्या होता है? डाइपोल मोमेंट होता है। जहाँ पे डाइपोल मोमेंट हो वहाँ पे क्या स्टोर होता है? एनर्जी स्टोर होता है। तो दैट इज वाई डाइलेक्ट्रिक्स आर ऑल्सो कैपेबल ऑफ स्टोरिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये कब? when they are placed in an external electric field. So the process of separation of charges, the centers of positive and negative charges, is called as polarization. So when an atom is placed in an external electric field, the center of mass of negative charges and the center of mass of positive charges, they start separating from each other, which means कि वहाँ पे बन गया इलेक्ट्रिक डाइपोल,
और जहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल था, देयरफॉर देयर इज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एंड हेंस इट कैन स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्लियर यहाँ तक? अब डाइलेक्ट्रिक होते हैं दो टाइप्स के, तो डाइलेक्ट्रिक्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। डाइलेक्ट्रिक्स आर ऑफ टू टाइप्स। उसमें से पहले को बोलते हो तुम पोलर डाइलेक्ट्रिक और दूसरे को बोलते हो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। पोलर डाइलेक्ट्रिक, अरे पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? देयर आर सम मॉलिक्यूल्स जिसमें इंट्रिंसिकली पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर कोइंसाइड नहीं करता है, मतलब पहले से ही नहीं करता है, तो वहां पे बाय डिफॉल्ट मॉलिक्यूल के पास क्या है? डायपोल मोमेंट है। क्यों है? बिकॉज द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज डू नॉट कोइंसाइड। ऐसे मॉलिक्यूल को बोलते हो पोलर मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं? पोलर मॉलिक्यूल। एंड द सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ पोलर मॉलिक्यूल इज नोन एज पोलर डाइलेक्ट्रिक, राइट? So the molecules in which center of positive and negative charges do not coincide is known as polar molecule, and the substance made up of polar molecule, substance or material made up of polar molecules is known as polar dielectric. और जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उसमें परमानेंट इंपॉर्टेंट वर्ड है, दे हैव परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻³ कूलम मीटर। सो द मॉलिक्यूल्स ऑफ पोलर डाइलेक्ट्रिक हैव परमानेंट, मतलब हमको इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने की जरूरत नहीं है डायपोल मोमेंट लाने के लिए, पहले से ही है। दे हैव परमानेंट डायपोल मोमेंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻³ कूलम मीटर। गुड। एग्जाम्पल्स आर मेनी। तो एग्जाम्पल्स ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स आर, दिया हुआ है आपको, H2O दिया होगा, HCl दिया होगा, है ना? सो एग्जाम्पल्स आर HCl। अब ये भी, इस पे भी क्वेश्चन आता है और आया है, नीट में आया है खासकर। तो दे गिव यू 4 मॉलिक्यूल्स, पूछते हैं से पोलर कौन है बताओ, तो बताता हूँ कौन सा है, बताता हूँ मैं। एक तो HCl, H2O एक्सेट्रा। एंड बाय द वे, पोलर मॉलिक्यूल कोई भी हो, उसको हम लोग जनरली एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग एक इलिप्सॉइड ड्रॉ करते हैं, इलिप्सॉइड। अभी आपने बताया ना, क्या बताया आपने कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर है वो कोइंसाइड हो रहा है क्या? नहीं, मतलब पहले से ही पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का सेंटर अलग अलग जगह पर था, ऐसा लिखा था। तो यू ड्रॉ एन इलिप्स, उसमें से एक साइड पे पॉजिटिव चार्ज दिखा दो और एक साइड पे नेगेटिव दिखा दो, करेक्ट? तो दैट इज अ सिंबल ऑफ, किसका सिंबल है ये? पोलर मॉलिक्यूल का। और आपको पता है डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है? फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। क्लियर? पक्का? यहाँ पे हर एक मॉलिक्यूल के पास खुद का ही डायपोल मोमेंट है, याद रखना है। अब HCl और H2O ये पोलर मॉलिक्यूल्स क्यों है, उसका भी रीजन है। देखो ऐसा है, अगर मैं फॉर एग्जांपल H2O2 N2 ऐसे मॉलिक्यूल लूँ तो क्या होगा? H2 एज यू नो, H2 मतलब 2 हाइड्रोजन, O2 चलो O2 मान लेते हैं, बेटर रहेगा। O2, ऑक्सीजन में कितने प्रोटॉन्स और कितने इलेक्ट्रॉन्स? हाउ मनी? 8 and 8, ओके। तो ऐसा होता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के एक एटम में
ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के एक एटम में 8 इलेक्ट्रॉन्स है। ऑफ कोर्स पहले ऑर्बिट में 2 है, दूसरे ऑर्बिट में 6 है, वो दिखा नहीं रहा, वो आपको पता है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना, उन सारे इलेक्ट्रॉन का सेंटर ऑफ मास कहाँ गया? सेंटर ऑफ एटम पे। और जो प्रोटॉन्स थे उसका भी सेंटर कहाँ है? सेंटर ऑफ। तो मैं काम करता हूँ, प्रोटॉन्स मतलब पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ब्लू कलर से दिखाता हूँ और व्हाइट इस इलेक्ट्रॉन का। तो सिमिलरली इस O2 मॉलिक्यूल के दूसरे एटम में पॉजिटिव चार्ज का सेंटर कहाँ होगा? सेंटर ऑफ दैट एटम। और नेगेटिव का कहाँ होगा? सेंटर ऑफ दैट एटम। मतलब बेसिकली दे आर एट द सेम प्लेस। तो एक एटम में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर एक ही जगह पे कोइंसाइड हो रहा है, और दूसरे में भी वैसा ही है ना? तो डू यू रिमेंबर कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास? इफ आई हैव टू masses, where is the center of mass of this system? थोड़ा मैं करेक्शन कर दूँ, करेक्शन स्पेसिफिक बोल दूँ। मेरे पास 2 मासेस है, सेम मासेस है। मेरे पास सिंगल मास है, सिंगल स्फीयर है, सिंगल बॉल है, उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है? उसके खुद के ज्योमेट्रिकल सेंटर पे। मेरे पास ऐसा ही आइडेंटिकल और एक मास है, उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है? उसके खुद के सेंटर पे। इस सिस्टम का, इन दोनों स्फीयर के सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? एट द सेंटर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द टू। तो एक बात बताओ, ये पहला ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल और 2 एटम, पहला ऑक्सीजन का एटम और दूसरा ऑक्सीजन का एटम, इन दोनों के पॉजिटिव चार्ज का सेंटर कहाँ लाया करेगा? सेंटर ऑन दिस ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द टू, करेक्ट। और नेगेटिव का कहाँ लाया करेगा? सेंटर। मतलब वापस से तुम देख रहे हो, मॉलिक्यूल में जितना भी पॉजिटिव चार्ज था, जितना भी नेगेटिव चार्ज था, सबका सेंटर कहाँ आ गया? कहाँ आ गया? सेम पॉइंट, बराबर, करेक्ट, राइट। तो यहाँ पे इंट्रिंसिकली पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेपरेटेड है क्या? नहीं है, ड्यू टू सिमेट्री, क्योंकि दोनों साइड पे तुमको सेम अमाउंट ऑफ चार्जेस दिख रहे हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, बराबर, करेक्ट। यहाँ पे ऐसा हुआ क्या? HCl, H में कम पॉजिटिव चार्ज है, Cl में ज़्यादा है, H में कम नेगेटिव चार्ज है, Cl में ज़्यादा है। तो ओवरऑल हाइड्रोजन का पॉजिटिव और नेगेटिव, क्लोरीन का पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इन दोनों के जो सेंटर्स होते हैं वो कोइंसाइड करते ही नहीं है। तो इसके लिए दैट बिकम्स पोलार। और ऑफ कोर्स यू नो, पता तो होगा ही, इसमें बड़ा मॉलिक्यूल कौन है? क्लोरीन है। छोटा कौन है? मॉलिक्यूल मतलब एटम की बात कर रहा हूँ मैं। इस मॉलिक्यूल में बड़ा एटम कौन है? क्लोरीन है। छोटा कौन है? H। तो ऐसा दिखाते हो तुम, एंड देन यू से कि नेगेटिव चार्ज का सेंटर कहीं तो दिखा दोगे। ये पूरे मॉलिक्यूल का नेगेटिव चार्ज का सेंटर मान लो यहाँ पे, पॉजिटिव यहाँ पे है। सो द सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर ऑलरेडी सेपरेटेड, राइट। देन H2O। अभी H2O में ऐसा क्यों हुआ? H2O का आपको ज्योमेट्री पता है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और H2O दोनों का ज्योमेट्री पता है आपको? व्हाट इज द ज्योमेट्री ऑफ CO2? लीनियर मॉलिक्यूल्स नॉर्मली होते हैं नॉन पोलर। क्या होते हैं वो मैं बताता हूँ। नॉन पोलर क्या होता है, अभी पीछे गड़बड़ मत करना, ध्यान देना यहाँ पे। और जो नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे H2O, वो नॉन लीनियर है, राइट। व्हाट इज द ज्योमेट्री? टेट्राहेड्रल नहीं हो सकता, ट्रायंगुलर शेप होता है। तो जो नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, नॉन लीनियर, वो बाय डिफॉल्ट ही पोलर होते हैं, क्योंकि उस केस में सेंटर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड करता ही नहीं है। इसके लिए H2O बिकॉज इट इज नॉन लीनियर इज अ पोलर मॉलिक्यूल इंट्रिंसिकली। है दैट क्लियर? अब हम देखते हैं व्हाट आर नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक तब हो गया। एंड बाय द वे आई विल से वंस अगेन, दे आर असिमेट्रिकल। तो जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, दे आर असिमेट्रिकल, वो सिमेट्रिकल नहीं है। तो दैट इज वाई द सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर ऑलरेडी सेपरेटेड। तो नेक्स्ट है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। वेरी इजी टू डिफाइन, क्योंकि तुमको पता ही है, वही सब सेम है। द मॉलिक्यूल इन विच सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड is known as
non-polar molecule, and the substance which is made up of non-polar molecules is known as non-polar dielectric. So the molecule in which centers of positive and negative charges coincide is known as non-polar molecule, and the substance made up of non-polar molecules is known as non-polar dielectric. जैसे पोलर मॉलिक्यूल्स है परमानेंट डाइपोल मोमेंट, दे डू नॉट हैव परमानेंट डाइपोल मोमेंट, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का सेंटर कोइंसाइड कर रहा है, मतलब ओवरलैपिंग है. गुड. देन अब ऐसा है, एग्जाम्पल्स ऑफ कोर्स मैंने बता दिया. और सिंबल इंपॉर्टेंट है, तो सिंबल इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय ड्राइंग अ स्फीयर. तो एक स्फीयर ड्रॉ करते हैं और स्फीयर के सेंटर पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों दिखा देते हैं, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर सेम है. एंड एग्जाम्पल्स मैंने अभी बताया, O2, H2, N2, CO2, ऑल दिस आर एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स. लीनियर होना चाहिए, सिमेट्रिकल होना चाहिए, तो इट बिकम्स नॉन पोलर. यहाँ तक क्लियर? गुड. अब इवन दो पोलर मॉलिक्यूल्स में हर एक मॉलिक्यूल के पास खुद का डाइपोल मोमेंट है, लेकिन जब सब्सटेंस बनता है, बल्क सब्सटेंस बनता है, तो इन दैट केस पूरे सब्सटेंस का नेट डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाता है. तो याद रखना, इन केस ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स, मैंने अभी बताया, मैं ड्रॉ कर लेता हूँ पैरेलली, ज़्यादा अच्छे से समझेगा. मैं दो सब्सटेंस लेता हूँ. आई विल टेक वन सब्सटेंस विच इज पोलर डाइलेक्ट्रिक and I'll take another substance which is non-polar dielectric. Okay, तो दो सब्सटेंस है, एक है पोलर, और बाय द वे ये इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है. तो इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, this is polar and this is non-polar. तो what happens in this case, जैसे तुमको पता है कि यहाँ पे each molecule already has separation of positive and negative charges. लेकिन जब तुम बल्क सब्सटेंस बनाते हो, बल्क सब्सटेंस मतलब लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कमिंग टुगेदर, तो होता क्या है पता है? दिस टाइनी डाइपोल्स, इनको टाइनी डाइपोल्स बोलते हैं बाय द वे, दे आर रैंडमली ओरिएंटेड. मतलब इनका जो ओरिएंटेशन है, किसका कुछ है किसका कुछ है, दे आर नॉट ऑल पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन. तो जो ओरिएंटेशन है वो रैंडम है. एंड बिकॉज ऑफ दिस रैंडम ओरिएंटेशन, तो फॉर एग्जाम्पल ऐसा है ये, यू नो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, नेगेटिव टू पॉजिटिव. तो तुम इसको ऐसा भी इमेजिन कर सकते हो कि इसका जो डाइपोल मोमेंट है ना, एक मॉलिक्यूल का, ये नेगेटिव से पॉजिटिव है, इसका भी नेगेटिव से पॉजिटिव है, इसका भी नेगेटिव से पॉजिटिव है, इसका भी नेगेटिव से पॉजिटिव है, नेगेटिव से पॉजिटिव है. सो व्हाट डू यू सी हियर? क्या दिख रहा है आपको? कुछ तो दिख रहा होगा ना. हर एक मॉलिक्यूल के पास डाइपोल मोमेंट है, और डाइपोल मोमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है. लेकिन ये सारे वेक्टर्स दे आर randomly oriented. What is the resultant of randomly oriented vectors? 0. So जब large number of vectors हो but they are not pointing in the same direction, the resultant becomes 0. तो यहाँ पे even though हर एक मॉलिक्यूल के पास डाइपोल मोमेंट था, लेकिन the net dipole moment of the substance is 0 because of random orientation.
बट इन केस ऑफ नॉन पोलार वो प्रॉब्लम ही नहीं है। नॉन पोलार में मॉलिक्यूल्स के पास ही डायपोल मोमेंट नहीं है। तो नॉन पोलार में क्या था कि नॉन पोलार में जब मॉलिक्यूल्स के पास ही डायपोल मोमेंट नहीं है तो सब्सटेंस के पास तो नहीं होगा, दैट इज एक्सपेक्टेड। ओके, तो सब्सटेंस के पास तो नहीं है। तो इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड the net dipole of both types of dielectrics is zero. Correct? Something very interesting happens when you keep them in an external electric field. तो जब तुम इसको external electric field में रखोगे, तो when you keep this in an external electric field, तो in presence of external electric field, in presence of external electric field, अब होगा क्या? पहले तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का मैं डायरेक्शन बता देता हूँ। लेट अस से दिस इज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्सटर्नल, राइट, एंड यू नो इट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ओके, देन सिमिलरली वहाँ पे भी आई विल पुट एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो होता क्या है, ये जो पोलार डायलेक्ट्रिक है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो जितने भी पॉजिटिव चार्जेस होंगे, पॉजिटिव, दे टेंड टू अलाइन देमसेल्फ इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो होगा ऐसा, ये सारे रोटेट होने लगेंगे, तो डायपोल मोमेंट्स दे स्टार्ट रोटेटिंग। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, थोड़ा जोर से बोलो, क्या हो रहा है, रोटेशन हो रहा है। कौन कर रहा है? और जब एक्सटर्नल फील्ड रोटेशन करे, मतलब टॉर्क लगाए, तो क्या स्टोर होता है? पोटेंशियल एनर्जी। इसके लिए यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है, और वो पोटेंशियल देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, तो यहाँ पे ऐसा होगा अब, तो व्हाट हैपेंस इज दैट ऑल द डाइपोल्स दे टेंड टू अलाइन देमसेल्फ इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये सारे के सारे खुद को अलाइन कर लेते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इन दिस प्रोसेस जब ये रोटेट हो रहे हैं, वर्क इज डन, हेंस एनर्जी इज स्टोर्ड, एंड आल्सो इन दिस प्रोसेस यू सी एक साइड पे सारे पॉजिटिव चार्जेस जमा हो गए और एक साइड पे सारे नेगेटिव जमा हो गए, और यहाँ पे जितना पॉजिटिव था उतना ही नेगेटिव तो न्यूट्रलाइज हो गया अंदर, लेकिन वन सरफेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक बिकम्स कंप्लीटली नेगेटिवली चार्ज व्हाइल द अदर बिकम्स कंप्लीटली पॉजिटिवली चार्ज, और क्या हो गया, पोलराइजेशन हो गया। क्या हुआ? ये पोलराइजेशन। ये समझेगा तो कैपेसिटर समझेगा, नहीं तो गए। तो दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पे समथिंग लिटिल डिफरेंट हैपेंस। इधर क्या होता है ना, इधर जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं हर एक मॉलिक्यूल के, और नेगेटिव चार्ज होते हैं, दे स्टार्ट सेपरेटिंग। यहाँ तक पहले से ही सेपरेटेड थे, यहाँ पे सिर्फ रोटेशन हुआ, वहाँ पे सेपरेशन हुआ हर एक मॉलिक्यूल में। तो अब इसको दिखाने के लिए हम डंबल शेप दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? डंबल शेप। तो जब तुम स्फीयर में पॉजिटिव नेगेटिव एक जगह पर दिखा रहे हो तो वो नॉन पोलर है, और उसमें अब तक चार्जेस का सेपरेशन हुआ नहीं। लेकिन जब तुमने उसको एक्सटर्नल फील्ड में रखा तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का सेंटर दे स्टार्ट सेपरेटिंग, एंड देन यू शो विद द हेल्प ऑफ डंबल शेप, राइट। देन दिस इज व्हाट विल हैपन, ऐसा होगा। इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एक सरफेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक बिकम्स कंप्लीटली पॉजिटिव चार्ज व्हाइल द अदर बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। So this substance which is non-polar dielectric and this substance which is polar dielectric, both of them in presence of external field they have net electric dipole moment, so both of them are capable of storing energy. In absence दोनों में dipole moment कितना था? 0। पोलार में था बिकॉज ऑफ रैंडम ओरिएंटेशन, और नॉन पोलार में क्योंकि हर एक मॉलिक्यूल के पास ही डायपोल मोमेंट नहीं है तो सब्सटेंस के पास नहीं है। बट इन दिस केस, in case of polar they align themselves in the direction of electric field, और यहाँ पे हर एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का सेंटर सेपरेट होने लग गया, एंड हेंस यू हैव नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ तो क्लियर? पक्का पक्का। अब इसके साथ और एक चीज़ होगी, इस प्रोसेस में और एक चीज़ हो गई, दैट इज अ रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक। तो अगला टॉपिक देखोगे, that is reduction of electric field inside the dielectric.
वो दैट विल बी द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे. आई नो इट इज लिटिल हेवी लेकिन इंटरेस्टिंग है और लिंक्ड है, तो आई कैन नॉट स्टॉप विदाउट कंप्लीटिंग दिस. तो अगला टॉपिक अगर तुम देखोगे दैट इज रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक. अब ये इसका मतलब क्या है? देखो बात ऐसी है ना, तुमने बाहर क्या लगाया? एक्सटर्नल फील्ड. क्या लगाया? एक्सटर्नल फील्ड. एक्सटर्नल फील्ड लगाने की वजह से डाइलेक्ट्रिक का एक सरफेस क्या हो गया? पॉजिटिव. दूसरा क्या हो गया? नेगेटिव. अब फिलहाल इसको हटा देता हूँ और फिलहाल इसको भी हटा देता हूँ. व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? पॉजिटिव टू नेगेटिव. एक्सटर्नल फील्ड वाज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस एक्सटर्नल फील्ड जो राइट साइड का सरफेस है वो हो गया पॉजिटिव और जो लेफ्ट का है वो हो गया नेगेटिव. तो सब्सटेंस के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया ई इंटरनल विच इज अपोजिट टू दैट ऑफ एक्सटर्नल. क्योंकि सब्सटेंस के अंदर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज पॉजिटिव टू नेगेटिव विच इज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. एक्सटर्नल क्या था? लेफ्ट से राइट, और अंदर क्या हो गया? राइट टू लेफ्ट. तो यहाँ पे और नॉन पोलर में भी सेम चीज होगा. इसका मतलब अंदर इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड? बाहर का फील्ड माइनस अंदर का फील्ड, क्योंकि बाहर का फील्ड इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट whereas inside is from right to left. So what is the net field? E external minus E internal. करेक्ट. तो क्या हो गया? रिडक्शन हो गया. मतलब मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो गई? क्या हो गई? कम हो गई, रिड्यूस हो गई. दैट इज वाई व्हेन यू प्लेस डाइलेक्ट्रिक्स in an external electric field, the electric field inside the dielectric becomes less compared to outside, because material ने खुद का electric field develop कर लिया which is opposite to that of external electric field. Are that clear? So we'll stop at this point for today.